मोटो, हिंदी में कहें तो ध्येय वाक्य, किसी वस्तु, व्यक्ति, आयोजन आदि का सार बताने वाली पंक्ति। जैसे कि भारतीय गणराज्य का ध्येय वाक्य है सत्यमेव जयते, यानी हमेशा सत्य की विजय होती है। सितंबर 2021 में चीन ने भी एक ध्येय वाक्य जारी किया था गाजे बाजे के साथ, फरवरी 2022 में होने वाले बीजिंग विंटर ओलंपिक्स के लिए। क्या था इसका तात्पर्य? टुगेदर फॉर अ शेयर्ड फ्यूचर, यानी साझे भविष्य के लिए एकजुटता। कहते हैं कि चालाक लोगों की कथनी और करनी में भारी अंतर होता है। चीन और विंटर ओलंपिक्स के संदर्भ में भी ये बात सटीक बैठती है। एक तरफ चीन ध्येय वाक्य के जरिए एकजुटता का दावा कर रहा है, दूसरी तरफ अपने आलोचकों को ठिकाने लगा रहा है। कैसे ठिकाने लगा रहा है चीन? किसी को चुप कराकर, किसी को गायब कर। एथलीट्स के ऊपर भी पाबंदियां हैं ताकि दुनिया को बाग में सब हरा दिखे। आज जानेंगे विंटर ओलंपिक्स के नाम पर चीन क्या कांड कर रहा है, विरोधियों पर क्या पाबंदी, और लोग 2008 के दौर को क्यों याद कर रहे हैं। इसके बाद म्यांमार चलेंगे क्योंकि सैन्य तख्ता पलट का 1 बरस हो गया है, पहली बरसी है, हालात जानेंगे। नमस्ते, मेरा नाम सौरभ द्विवेदी है। आप देख रहे हैं लल्लन टॉप का अंतरराष्ट्रीय प्रसंगों से जुड़ा कार्यक्रम दुनियादारी। बीजिंग ओलंपिक के मसले पर, खासतौर पर विंटर ओलंपिक के मसले पर विस्तार से बात करने के लिए जरूरी है कि हम पृष्ठभूमि, बैकग्राउंड समझ लें। साल 2008 चीन को पहली दफा समर ओलंपिक, जिन्हें हम पॉपुलर जबान में ओलंपिक कहते हैं, इनकी मेजबानी मिली। ये चीन के उभार का संकेत था। उसने इस मौके को भुनाने में कसर नहीं छोड़ी। गेम्स को सफल बनाने के लिए सब कुछ झोंक दिया, पर यह काफी नहीं था, क्योंकि चीन के दामन में कई पाप छिपे थे और उसे पता था कि दुनिया इस पर उसका पीछा नहीं छोड़ेगी। उसी साल, जिस साल ये समर ओलंपिक होने थे, तिब्बत पर चीन के कब्जे के 49 बरस पूरे हो रहे थे। जब माओ की सेना ने तिब्बत पर निर्णायक हमला किया था, उसके 49 बरस पूरे हो रहे थे। ये वही वाकया है जिसके बाद दलाई लामा को भागकर भारत में शरण लेनी पड़ी थी। हम लल्लन टॉप पर दलाई लामा और तिब्बत की कहानी आपको विस्तार से सुना चुके हैं। डिस्क्रिप्शन में आपको उसका लिंक मिल जाएगा। दरअसल तिब्बत के लोग 1959 के बाद से हर साल मार्च में चीन के खिलाफ अपने विद्रोह को याद करते हैं। 2008 का ओलंपिक उनके लिए बड़ा मौका था। पूरी दुनिया की नज़र थी और अगर इस समय वो विरोध करते तो दुनिया भर में चर्चा होती, और इसी मकसद से बौद्ध साधुओं ने प्रोटेस्ट बुलाया। इसमें सब शांतिपूर्ण चल रहा था, तभी पुलिस ने उन्हें उठा लिया, मारा पीटा। साधुओं के साथ इस हिंसा से लोग नाराज हो गए, सड़कों पर उतरे, दंगा भड़का। इन दंगों में प्रोटेस्टर्स ने एक चीनी व्यक्ति के दुकान को आग लगा दी। चीन को लगा अगर अभी नहीं कुचला गया तो मामला बड़ा हो जाएगा, और ऐसे में उन्होंने निहत्थे लोगों पर गोलियां बरसाने का आदेश दे दिया, जिसमें सैकड़ों लोग मारे गए। इस नरसंहार का पूरी दुनिया में विरोध हुआ। बीजिंग ओलंपिक के बायकॉट की मुहिम चलने लगी, पर इसे ज्यादा समर्थन नहीं मिला। अमेरिका के तत्कालीन राष्ट्रपति जॉर्ज डब्ल्यू बुश ने ओपनिंग सेरेमनी में हिस्सा भी लिया। हालांकि ब्रिटेन, पोलैंड और चेक गणराज्य के नेताओं ने समारोह में हिस्सा लेने से मना कर दिया। बहरहाल 2008 का बीजिंग ओलंपिक हंसी खुशी बीत गया। इस घटना को 14 साल पूरे होने वाले हैं। चीन एक बार फिर से उसी दरवाजे पर खड़ा है। इस दफा उसके पास विंटर ओलंपिक्स की मेजबानी है, पर हालात बदले हैं। चीन महाशक्ति के तौर पर उभर चुका है। उसने अमेरिकी प्रभुत्व से टकराना सीख लिया है, पर चुनौतियां कम नहीं हुई। इसकी कई वजह हैं। पहली, 2 साल के बाद चीन में पूरी दुनिया के लोग जमा होंगे। कोरोना वायरस चीन के वुहान से शुरू हुआ, महामारी पूरी दुनिया में फैली। दुनिया अभी भी इससे जूझ रही है। वायरस की उत्पत्ति कहाँ हुई, इस पर कोई साफ तसल्ली बख्श जवाब अब भी नहीं। वुहान की लैब से वायरस निकलने के दावे की जांच हुई, लेकिन वो जांच चीन की निगरानी में हुई तो ज्यादा कुछ निकला नहीं। दूसरी वजह, अल्पसंख्यक उइगर मुसलमानों से जुड़ी। चीन पर उइगर मुस्लिमों के नरसंहार का आरोप है, और इसी आधार पर अमेरिका, कनाडा, ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया समेत कई देशों ने विंटर ओलंपिक्स का डिप्लोमेटिक बहिष्कार किया है। कई दिग्गज कंपनियों ने शिनजियांग में बिजनेस भी कैंसिल किया है। एक और वजह है, हांगकांग और मकाओ में बीजिंग के बढ़ते नियंत्रण को लेकर भी नाराजगी है। चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी के अंदर शी जिनपिंग के बढ़ते कद को लेकर भी असंतोष पनप रहा है। यानी कई वजह हैं। चीन की सरकार ये नहीं चाहती कि ये सारे मुद्दे उसकी छवि खराब करें। अगर 2008 जैसी एक भी घटना हुई तो बाकी दुनिया को चीन की आलोचना का मौका मिल जाएगा। चीन विंटर ओलंपिक के जरिए अपनी इमेज साफ करने की फिराक में है। इस छवि निर्माण के लिए चीन क्या कर रहा है, कुछ घटनाओं से समझते हैं।
चीन की एक पूर्व टेनिस स्टार हैं पेंग शुआई। पेंग ने नवंबर 2021 में सोशल मीडिया पर एक लंबी पोस्ट लिखी जिसमें आरोप लगाया कि पूर्व वाइस प्रीमियर जो गुयाली ने उनका यौन शोषण किया। गुयाली 2013 से 2018 तक इस पद पर रहे थे। शी जिनपिंग के करीबी लोगों में उन्हें गिना जाता है। कुछ वक्त के बाद ये पोस्ट और पेंग शुआई दोनों गायब हो गए। दुनिया भर में लोगों ने उनके समर्थन में अपील जारी की। विमेंस टेनिस एसोसिएशन ने चीन को एसोसिएशन से निकालने की धमकी दी। फिर पेंग के नाम से एक चिट्ठी सामने आई। इसमें कहा गया उन्होंने कभी किसी पर यौन शोषण का आरोप नहीं लगाया। आप समझदार हैं, जान सकते हैं वजह क्या रही होगी। और दुनिया भी जान गई, इसलिए इस बात को नहीं माना गया। फिर पेंग की वीडियो पर अंतर्राष्ट्रीय अधिकारियों से बात कराई गई। इसमें भी उन्होंने वही रटा रटाया जवाब दोहरा दिया और उसके बाद से पेंग को किसी पब्लिक प्लेटफॉर्म पर नहीं देखा गया। हाल में खत्म हुए ऑस्ट्रेलियन ओपन के दौरान भी लोग पेंग शुआई के समर्थन में टी शर्ट पहनकर आए और एक बार फिर से चर्चा शुरू हो गई। न्यूयॉर्क टाइम्स की एक रिपोर्ट में मानवाधिकार कार्यकर्ता हु जिया की कहानी भी बताई गई। जिया ने ट्विटर पर सिक्योरिटी एजेंट्स की बढ़ती मनमानी का विरोध किया और उसके बाद से उनसे 4 बार पूछताछ की गई, धमकी दी गई कि अगर फिर कुछ लिखा तो पूरे परिवार के साथ बुरा सलूक होगा। ये 2 उदाहरण हैं, और भी हैं। कई आलोचकों को घर में नज़रबंद कर दिया गया या फिर अनजान जगह पर हिरासत में रखा गया। उनके सोशल मीडिया अकाउंट्स पर रोक लगा दी गई। इसके अलावा चीन जीरो कोविड पॉलिसी की आड़ में भी अत्याचार कर रहा है। ये जीरो कोविड पॉलिसी क्या है? एक भी केस आने पर पूरे शहर में ताला, पूरी सोसाइटी को भद्दे क्वारंटीन सेंटर्स में तब्दील करने का काम भी। हमने दुनियादारी में पहले आपको इस जीरो कोविड पॉलिसी पर विस्तार से जानकारी दी थी। आपको डिस्क्रिप्शन में इसका भी लिंक मिल जाएगा। यानी चीन अपने लोगों पर नियंत्रण कर रहा है लगातार। बाहर से आने वाले एथलीट्स पर भी नियंत्रण की कोशिश है, मनमानी थोपने की कोशिश। मतलब चीन ने एथलीट्स को कहा है लिमिट में रहिए, किसी भी तरह के राजनीतिक विरोध से बचिए, इसकी इजाज़त नहीं है। इसके अलावा जो कंपनियां चीन में मार्केट तलाश रही हैं उन्हें भी ऐसे ही निर्देश। एडवर्टाइजर्स, स्पॉन्सर्स और आयोजकों ने अपने स्टाफ को किसी भी सेंसिटिव मसले पर टिप्पणी से बचने की हिदायत दी है। तो सवाल ये उठता है कि क्या चीन ये पैबंद लगाकर अपने दामन के मैल छिपा पाएगा? जवाब जल्द मिलेगा। चीन के चैप्टर को फिलहाल यहीं रोकते हैं। अब चलते हैं भारत के एक और पड़ोसी की तरफ, म्यांमार, जहां लोकतंत्र पर तालेबंदी को 1 बरस पूरा हो गया। हम जानेंगे पिछले 1 साल में क्या हुआ। 31 जनवरी 2021 की बात है जब म्यांमार के तत्कालीन राष्ट्रपति विन मिंट के दफ्तर में आर्मी के 2 सीनियर अधिकारी घुसे, हाथ में एक चिट्ठी, और इस पर पहले से बहुत कुछ लिखा था। कुछ देर की औपचारिक बातचीत के बाद एक ने राष्ट्रपति से कहा, मिस्टर प्रेसिडेंट, आप बीमार लग रहे हैं, ऐसे में देश चलाना आपके लिए ठीक नहीं। ये रहा आपका इस्तीफा, इस पर दस्तखत करिए और घर जाकर आराम करिए। राष्ट्रपति विन मिंट ये सुनकर चौंक गए। कहा, मुझे क्या हुआ है? आप लोगों को कोई गलतफहमी हुई है, मैं पूरी तरह से स्वस्थ हूं। राष्ट्रपति ने चिट्ठी पर दस्तखत से मना कर दिए। कहा, मैं इस्तीफा देने के मुकाबले मरना पसंद करूंगा। फौजी अफसर इससे नाराज हुए, धमकी दी, अंजाम बुरा होगा, और कुछ ही घंटे बाद अंजाम सामने था। विन मिंट हिरासत में थे। उनकी जगह पर उपराष्ट्रपति बने मिंट स्वे। उन्हें राष्ट्रपति का पदभार सौंपा गया। उन्होंने आपातकाल का ऐलान किया और सैन्य तख्ता पलट का रास्ता साफ कर दिया। अगली सुबह दुनिया ने जो देखा उसके लिए शब्द है विडंबना। एक वीडियो नजर आया। इसमें सड़क किनारे खुद में मशगूल एक ट्रेनर और पीछे से गुजरती मिलिट्री की गाड़ियां। सेना ने चुनी हुई सरकार के 70 से ज्यादा प्रतिनिधियों को उस सुबह तक हिरासत में ले लिया था। इसमें उस समय की स्टेट काउंसलर आंग सान सू की भी शामिल थी। सूची को म्यांमार में लोकतंत्र के प्रतीक के तौर पर देखा जाता है। उन्हें सैन्य तानाशाही के खिलाफ आवाज बुलंद करने के लिए नोबेल पीस प्राइज भी मिल चुका है। सेना ने दावा किया कि सूची की पार्टी यानी नेशनल लीग फॉर डेमोक्रेसी ने चुनावों में धांधली की। इल्जाम यह भी कि इस पार्टी ने नवंबर 2020 में हुए चुनाव में लगातार दूसरी बार धांधली के जरिए ही जीत हासिल की। अब आपको कहानी समझ में आ गई होगी। जब सूची की पार्टी को भारी बहुमत मिला तो सैन्य शासन असहज हो गया। सूची को 1 फरवरी को उनकी पार्टी को शपथ ग्रहण की औपचारिकता भर पूरी करनी थी, पर उससे पहले ही फौज ने कांड कर दिया। सूची के ऊपर कुल 17 नए आरोप लगाए गए। ये सभी आरोप सत्य साबित हुए तो उन्हें 173 बरस की सजा हो सकती है। इससे पहले उन्हें 5 चार्जेस में सजा मिल भी चुकी है 1 बरस पूरा होते होते। इसके अलावा पूर्व राष्ट्रपति विन मिंट को कोविड प्रोटोकॉल का पालन नहीं करने के लिए 4 साल की सजा का ऐलान कर दिया गया है। बाकी नेताओं पर भी मुकदमे चल रहे हैं या उनकी तैयारी चल रही है।
और ये मुकदमे कहाँ हो रहे हैं? बंद कमरों में, जहां परिवार को भी जाने की इजाजत नहीं और वकीलों को बाहर कुछ भी बोलने से मना किया गया है। ये है न्याय का म्यांमार फौजी संस्करण। फरवरी 2021 में लोकतांत्रिक सरकार को हटाने के बाद से मिलिट्री हुंटा जो वहां शासन कर रही, जो पहले भी शासन करती थी, उसके मुखिया हैं जनरल मिन आंग लाइंग। शुरुआत में इस हुंटा ने शांति का रास्ता अख्तियार करने की कोशिश की, या कहें कि दावा किया। दावा यह कि जल्द चुनाव कराए जाएंगे, जैसा चल रहा था वैसा ही होगा। यह भी कि हमने सिर्फ भ्रष्ट सरकार को कुर्सी से उतारा है। लेकिन आम जनता इस हुंटा के ऊपर अपना भरोसा खो चुकी थी। म्यांमार के इतिहास में सैन्य तानाशाहों की वादा खिलाफी का एक लंबा रिकॉर्ड था जो इस जनता के सामने था। इसीलिए 2 फरवरी 2021 से म्यांमार की जनता ने आंदोलन शुरू कर दिया। शुरुआती दौर में सेना चुपचाप इन प्रोटेस्ट को देखती रही, फिर उसने अपनी ये शांति प्रियता की ओढ़ी हुई खाल उतार कर फेंक दी और विरोध को कुचलने की शुरुआत हो गई। इससे पहले तक म्यांमार में ऐसा हुआ था कि विरोध कुछ हफ्ते या महीने चलता था और फिर सेना रास्ता साफ कर आगे बढ़ जाती थी। लेकिन इस दफा का प्रोटेस्ट अलग है। म्यांमार में सेना के विरोध में हर तबके के लोग शामिल हैं और उन्होंने अपना विरोध दर्ज करवाने का हर संभव रास्ता अपनाया है। सेना लगातार क्रूर दमन कर रही है, पर ये लोग पीछे नहीं हटे। टीचर्स स्कूल के बजाय सड़क पर, माँ बाप बच्चों को घर पर रोकने के लिए तैयार, पर तय किया कि वे अपने बच्चों को विरोध की परिभाषा सिखाएंगे। जब अध्यापक सड़क पर लोकतंत्र बचाने की कोशिश कर रहे हैं तो बच्चों को भी साथ जाना चाहिए। डॉक्टर अपना क्लिनिक छोड़कर प्रदर्शन में घायलों की सेवा करने में लगे हैं। पत्रकार आम जनता की तकलीफ को तमाम बंदिशों और धमकियों के बावजूद दुनिया तक पहुंचा रहे हैं। और इसके अलावा हम पेशा लोगों की हो रही हत्या और गिरफ्तारी के बावजूद वो पीछे नहीं हट रहे। बाकी लोग भी इस सैन्य क्रूर शासन से आंख मिलाकर जवाब मांग रहे हैं। अब आपके मन में ये कौतूहल हो रहा होगा कि 1 साल से प्रदर्शन चल रहे हैं तो कितने नागरिकों को इसका खामियाजा भुगतना पड़ा। आंकड़े बहुत स्पष्ट नहीं है, अलग अलग संस्थाएं अपने हिसाब से बता रही हैं। मसलन ये एक आंकड़ा जो 13 जनवरी 2022 को असिस्टेंस एसोसिएशन फॉर पॉलिटिकल प्रिजनर्स की रिपोर्ट के जरिए सामने आया। इसके मुताबिक 1 साल के प्रोटेस्ट में 1463 लोगों की जान गई। कुछ रफ्तों में ये आंकड़ा इससे कहीं ज़्यादा है। कितना ज़्यादा? 11,000 के पार। इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन की रिपोर्ट के मुताबिक 1 साल में 16 लाख से ज़्यादा लोग अपनी रोजी रोटी भी गंवा चुके हैं। इसके अलावा रफ्तें पत्रकारों की हत्या या उनके पलायन के बारे में भी हैं। एक आंकड़ा 35 लाख का है। इतने लोग विस्थापन का शिकार हुए। इन सब के बीच सेना के दमन का एक सेट पैटर्न भी दिख रहा है। जिस भी इलाके से उन्हें विरोध की बू आती है वहां बर्बरता दिखाते हैं। पूरे के पूरे गांव में आग लगा दी जाती है, नौजवानों को गिरफ्तार कर लिया जाता है और धार्मिक स्थलों को बम लगाकर उड़ा दिया जाता है। इन सब के बीच जनता क्या कर रही है आपने जाना, पर जनता के चुने हुए नुमाइंदे यानी नेता क्या कर रहे हैं, सांसद क्या कर रहे हैं। तख्ता पलट के बाद हटाए गए सांसदों ने नेशनल यूनिटी गवर्नमेंट यानी NUG की स्थापना की थी। उन्होंने कहा कि हम ही म्यांमार के आधिकारिक प्रतिनिधि हैं। NUG को जनता का भरपूर समर्थन भी मिल रहा है। इस NUG की अपनी एक गुरिल्ला सेना भी है। इसका नाम है पीपल्स डिफेंस फोर्सेस यानी PDF। PDF को म्यांमार के आम लोगों के अलावा अल्पसंख्यकों का भी समर्थन है। वे लंबे समय से हिंसक विरोध कर रहे हैं। म्यांमार में आगे क्या होगा, ये प्रश्न सबके मन में है। इस समय ये देश जिस स्थिति में है, कोई रास्ता नजर नहीं आता। मिलिट्री हुंटा ने 2023 में चुनाव कराने का वादा किया था, पर इसकी संभावना फिलहाल नहीं दिख रही। जानकारों का कहना है कि अगर सेना या NUG में से किसी भी पक्ष ने बढ़त ली तो फिर म्यांमार में शांति की संभावना कम है। देश का ताना बाना इस कदर बिखर चुका है कि सहेजने में लंबा वक्त लगेगा, वो भी तब जब शासन जनता के चुने हुए प्रतिनिधियों के पास आए। पर ऐसा कब होगा, कुछ कहा नहीं जा सकता। म्यांमार के हालात पर न्यूयॉर्क टाइम्स की एक सुर्खी सबसे सटीक बयान देती है। क्या है ये सुर्खी? अ ईयर आफ्टर कू म्यांमार इज माइड इन कन्फ्लिक्ट एंड केओस, यानी तख्ता पलट के बाद 1 बरस म्यांमार संघर्ष और अराजकता के दलदल में फंस चुका है। आज इस चैप्टर को याद दिलाने की एक वजह और है। सैन्य तख्ता पलट के 1 साल पूरे होने के मौके पर म्यांमार में आज साइलेंट प्रोटेस्ट आयोजित किए गए हैं। लोगों से 6 घंटे के लिए घरों में रहने की अपील की गई। कहा गया इस दौरान हड़ताल करें। सेना ने इसके खिलाफ भी आदेश जारी किया। इसके तहत प्रोटेस्ट में हिस्सा लेने वालों पर आतंकवाद और दूसरी धाराओं में केस चलाया जाएगा, ये धमकी दी गई। कईयों को गिरफ्तार भी किया गया।
और म्यांमार की जनता झुकी नहीं। लोगों ने पहले भी नहीं सुनी थी इस क्रूर शासन की, अब भी नहीं सुन रहे। याद रखिए, जुल्मतों के दौर में भी संघर्ष के गीत हमेशा गाए जाते रहेंगे। पाश इसीलिए कह गए हैं, म्यांमार के लोगों के लिए कह गए हैं, पूरी दुनिया के लिए कवि कहता है, हम लड़ेंगे जब तक दुनिया में लड़ने की जरूरत बाकी है। आज का दुनियादारी यहीं खत्म होता है। अपना और अपनों का ख्याल रखिए। शुभ रात्रि।